नमस्कार दोस्तों। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे 1 लाख+ लाइट ईयर जितना विशाल बताया जाता है, जिसमें छोटे बड़े मिलाकर अरबों की संख्या में सितारे मौजूद हैं। अगर हम इसके साइड व्यू से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह की नजर आती है। वहीं हम इसके अप साइड व्यू से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह की नजर आती है, यानी काफी भरी भरी और काफी ब्राइट नजर आती है। लेकिन सोचो अगर हमारा सौर मंडल मिल्की वे में सिर्फ अकेला ही होता, मतलब कि हमारी गैलेक्सी में कोई स्टार ही ना होता सिवाय हमारे अपने सन के, तब हमारे सौर मंडल की क्या स्थिति होती, ये हमारी धरती को कैसे प्रभावित करता। और सबसे अहम क्वेश्चन, क्या मिल्की वे अभी भी गैलेक्सी ही रहती? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा सौर मंडल मिल्की वे में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से इसके सेंटर तक के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 26,000 लाइट ईयर जितनी बताई जाती है, और सन तकरीबन 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसके सेंटर के चारों ओर घूमता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन केपलेरियन ऑर्बिट को फॉलो नहीं करता, मतलब कि जैसे हमारी धरती सन के चारों तरफ घूमती है, ये वैसे नहीं घूमता, बल्कि ये वॉबल मूवमेंट करता है, कुछ इस तरह से ऑर्बिट करता है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि ये मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की वजह से ऐसा करता है, जिसका ये चक्कर लगाता है। सिर्फ यही नहीं, सभी स्टार्स भी इसी का चक्कर लगाते हैं। तो आपको बता दें कि मिल्की वे के सेंटर में मौजूद जो ब्लैक होल है सेजिटेरियस ए स्टार, उसका जो टोटल मास है वो है बस 4 मिलियन सोलर मास। वही जो मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों की संख्या में स्टार्स हैं, उन सभी के मास को अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो सेजिटेरियस ए स्टार से कहीं ज्यादा मास वाले होंगे। तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट कम मास वाले ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाएं? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ये सभी स्टार्स, सभी ऑब्जेक्ट सेजिटेरियस ए स्टार का नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाते हैं। ये वो पॉइंट होता है जो सभी ऑब्जेक्ट को किसी एक बिंदु पर बैलेंस करता है। अब जैसा कि सभी स्टार्स मिल्की वे में चारों तरफ फैले हुए हैं, तो इन सभी को बैलेंस करने वाला जो पॉइंट होगा वो इनके बीच में यहीं कहीं होगा। इसलिए हम सोचते हैं कि ये सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो हमारा सौर मंडल ऐसे क्यों मूव करता है, तो इसका जवाब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट होगा वो जनरली कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमारे सन के साथ भी यही होता है। हमारा जो सन है वो एक मीडियम साइज का स्टार है। वहीं मिल्की वे में बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जो हमारे सन से कहीं ज्यादा मास वाले और कहीं ज्यादा बड़े हैं। वहीं मिस्टीरियस फोर्स डार्क मैटर भी तो एग्जिस्ट करता है। तो जब हमारा सन गुजरता है तो इसे कई सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस और मिस्टीरियस फोर्सेस से जूझना पड़ता है, इसलिए इसकी ऑर्बिट ऐसी होती है। लेकिन जब मिल्की वे में सिवाय हमारे सन के कोई सा भी स्टार नहीं होगा तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से जूझना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा सन अब लगभग केपलेरियन ऑर्बिट में आ जाएगा। हालांकि इसका हम पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें इससे फायदा ही होगा। अगर कोई स्टार नहीं होगा तो भले ही हमारे रात का आसमान बिल्कुल ही डार्क नजर आएगा, लेकिन एक बात तो है, अब ना ही हमें किसी कॉस्मिक रेडिएशन का खतरा होगा और ना ही किसी तरह के स्टार के फटने का डर होगा। हम इन सभी छोटे और बड़े खतरों से सुरक्षित रहेंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, जब चारों तरफ डार्क ही डार्क होगा तब हम कैसे सरवाइव करेंगे? हमारी धरती कैसे सरवाइव करेगी? हमारा सूरज कैसे सरवाइव करेगा? तो आपको बता दें कि हम हो या कोई भी जीव हो या पेड़ पौधे हो या खुद हमारी धरती हो, वो सूरज पे ही डिपेंड है। वे सभी सूरज के द्वारा रिलीज की जाने वाली एनर्जी पे ही डिपेंड है, ना कि किसी और ऑब्जेक्ट पर। इसलिए सभी स्टार्स के न होने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट सूरज को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूरज भी किसी पे डिपेंड नहीं है, वो खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे किसी से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब तक सूरज रहेगा तब तक हम भी रहेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, हम अपने सौर मंडल से आगे जो किसी और ग्रह पर नया घर बसाने का सपना देख रहे हैं वो अधूरा ही रह जाएगा। इनफैक्ट हम अपने सौर मंडल से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कुछ होगा ही नहीं सिवाय अंधकार के। हम लाइट की स्पीड से भी सफर करेंगे तब भी हमें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आएगा। हालांकि एक चीज है जो अब हमें मुसीबत में डाल सकती है, और वो है स्टार्स के न होने के बाद भी बचे कुछ ऑब्जेक्ट, जिसमें ज्यादातर ब्लैक होल ही होंगे। क्योंकि अब जब अरबों की संख्या वाले स्टार्स नहीं होंगे तो अब हमारी गैलेक्सी फिर से खुद को बैलेंस करेगी। क्योंकि स्टार्स नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा मास मिल्की वे से गायब हो जाएगा, जिससे बैरी सेंटर को फिर से बचे कुछ ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना होगा, जिससे जो बचे कुछ ऑब्जेक्ट इधर उधर बिखरे पड़े थे वो अब एक पॉइंट पर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे।
अब यहाँ पर कई संभावनाएं हो सकती हैं। अगर पूरे गैलेक्सी को उसी पॉइंट पर बैलेंस किया जाए जहाँ पर पहले बैरी सेंटर था, तो लाखों करोड़ों की संख्या में मिल्की वे में जो ब्लैक होल मौजूद हैं, वो पहले वाले पॉइंट पर पूरे गैलेक्सी को बैलेंस करने के लिए इधर उधर बिखर जाएंगे। इस केस में भी दो संभावनाएं हो सकती हैं। या तो हमारा सौर मंडल किसी ब्लैक होल की चपेट में आ सकता है जो हमें पूरी तरह से मिटा देने का दम रखता है, या फिर ये भी हो सकता है हम किसी भी ब्लैक होल से बिना टकराए एक स्टेबल ऑर्बिट में बने रहें और नए मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर आजीवन चक्कर लगाते रहें। लेकिन अगर हमारी गैलेक्सी सभी स्टार्स के जाने के बाद सभी ब्लैक होल्स को, हमारे सौर मंडल को उनकी अपनी पोजीशन पे अगर बैलेंस करना चाहती है, तब इस केस में बैरी सेंटर सेजिटेरियस से स्टार के पास से शिफ्ट हो जाएगा। वो किसी नई पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे नतीजा ये होगा कि सेजिटेरियस से स्टार खुद भी उसी पॉइंट का चक्कर लगाने लगेगा और बाकी के सभी ऑब्जेक्ट भी उस नए बैरी सेंटर का चक्कर लगाएंगे। अब वो नया बैरी सेंटर कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा ब्लैक होल हो सकता है, या फिर कोई एकदम से खाली स्थान। मतलब कि इस केस में सेंटर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो हम भूल ही रहे हैं, कोई भी गैलेक्सी क्यों कहलाती है? अभी तक हमने जितना भी कुछ जाना वो तो बस मेरे दिमाग की उपज थी। अगर सच पूछूं तो कोई भी गैलेक्सी तभी गैलेक्सी कहलाती है जब उसमें स्टार्स हों, क्योंकि बिना स्टार्स के कोई भी गैलेक्सी हो ही नहीं सकती। क्योंकि गैलेक्सी बनती ही है स्टार्स के होने से। जहां लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में स्टार्स इकट्ठा होते हैं, उसे ही गैलेक्सी बोला जाता है। मतलब वही सब मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। और ज्यादातर ब्लैक होल जो है मिल्की वे में, वो बड़े स्टार्स के खत्म होने के बाद ही बनते हैं। मतलब स्टार्स हर जगह अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए अगर मिल्की वे में स्टार्स नहीं होंगे तो वो गैलेक्सी कहलाएगी ही नहीं, वो गैलेक्सी ही नहीं रहेगी। अगर कोई एकाक स्टार बच भी जाता है तो वो रोग स्टार बन जाएगा। वो बस अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में ऐसे ही भटकता रहेगा जब तक कि वो अपना सारा ईंधन जला के खत्म न हो जाए। अब जैसा कि ये बताया जाता है कि ब्लैक होल जो गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद होते हैं, वो गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। चलो इस बात को मान भी लेते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि ब्लैक होल अगर सेंटर में नहीं होता तो सभी ऑब्जेक्ट जो गैलेक्सी में मौजूद होते हैं वो गैलेक्सी से बाहर निकाल कर फेंक दिए जाते। लेकिन यहीं पर मेरे मन में ये सवाल आता है कि आखिर 4 मिलियन सोलर मास वाला ब्लैक होल पूरे गैलेक्सी को कैसे बांध सकता है? क्या इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है जो पूरे गैलेक्सी को ही अपने इशारों पे नचा सके, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और ही है? वैसे आप लोग क्या सोचते हैं? हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर गैलेक्सी में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बंधे हैं तो फिर किससे बंधे हैं, इसको भी जानने के लिए हमें आप जरूर कमेंट करें।